चलो अब हमें इस वीडियो में देखना है कि सेल की साइकिल कैसे होती है, टिपिकल साइकिल। तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसी सेल होती है, यूजुअली ज़्यादातर ऐसा सेल होती है। फिर ये सेल एक सिंथेटिक फेज में जाती है जिसको हम यस फेज बोलते हैं, जिसमें कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज करती है। और सिंथेटिक फेज में जाने के बाद फिर ये सेल डिवीजन वाले फेज में जाती है जिसको हम यम फेज कहते हैं, यम फेज। और यहाँ फिर सेल डिवीजन होकर एक सेल बनती है। हो सकता है कि जो नई सेल फॉर्म हो गई है, मतलब एक्चुअली हम ऐसा दिखाते हैं, इसके बाद एक नई सेल ये फॉर्म हो गई, इसको हम पेरेंट बोलते हैं, इसको हम डॉटर बोलते हैं। फिर ये डॉटर इस साइकिल में जा सकती या फिर नहीं भी जा सकती, लेकिन ये कुछ इस तरीके से सेल की साइकिल होती है। सिंथेसाइज करना जेनेटिक मटेरियल को, उसके बाद डिवाइड होना जिसको हम यम फेज बोलते हैं। ये यम फेज दो तरीके की होती है, एक तो माइटोसिस हो सकती है या फिर मियोसिस हो सकती है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल रहती है वो पेरेंट सेल की तरह ही होती है, इसलिए वो साइकिल में बार बार जा सकती है। लेकिन मियोसिस में जो डॉटर सेल फॉर्म होती है जरा अलग रहती है, इसलिए इधर जो डॉटर सेल फॉर्म हुई वो पेरेंट की तरह डायरेक्टली काम नहीं करती, उसको दूसरी साइकिल में जाना पड़ेगा। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम देखेंगे। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, हम देखेंगे अभी एक टिपिकल सेल। ऐसी स्पीशीज देख लो जहां पे क्रोमोसोम की संख्या है 3, उसके अंदर 3 क्रोमोसोम रहते हैं, मतलब हेप्लॉइड सेट है ये, दिस इज योर हेप्लॉइड सेट। तो डिप्लॉइड होने के बाद इसके पास 6 क्रोमोसोम हो जाएंगे, मतलब डिप्लॉइड स्टेज में 6 क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब है, हेप्लॉइड मतलब गैमेट होता है, डिप्लॉइड मतलब एक नॉर्मल सेल रहते हैं। ये हेप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है, क्रोमोसोम की संख्या है। इसकी साइकिल ऑलरेडी तुमको पता होनी चाहिए। किसी भी स्पीसीज में होता क्या है, किसी भी स्पीसीज में लाइफ की शुरुआत होती है जाइगोट से, जो कि 2n रहता है। ये क्या 2n रहता है, थोड़ी देर में पता चलेगा। इसमें क्या होता है, ये जाइगोट बड़ा होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ये एडल्ट भी 2n ही रहता है। एडल्ट फिर गैमेटोजेनेसिस करता है, यानी गैमेट पैदा करता है, इससे गैमेट्स बनते हैं। ये गैमेट्स हेप्लॉइड रहते हैं यन। फिर ये गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट ऐसे दो एक साथ आके, ये गैमेट मान लो ये मेल है तो ऐसे ही इधर एक फीमेल का गैमेट रहेगा जिसकी दूसरी की लाइफ साइकिल दूसरी तरफ चल रही है। ये फीमेल का गैमेट यन और मेल का गैमेट यन, ये दोनों मिलके जाइगोट बनाते। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते। क्रोमोसोम की संख्या 2n की 2n है तो इसको माइटोसिस बोलेंगे। एडल्ट की क्रोमोसोम की संख्या 2n से n हो गई तो उसको मियोसिस बोलेंगे, मियोसिस। ये लाइफ साइकिल है किसी भी एक एनिमल की या फिर प्लांट की, एक मोटा मोटे तौर पर ये एक लाइफ साइकिल है। ऐसे इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का काम होता है क्रोमोसोम की संख्या को ट्वाइस करना, जो है उसको ट्वाइस करना। माइटोसिस का काम रहता है क्रोमोसोम की संख्या जितनी है उतनी ही रखना, और मियोसिस का काम होता है क्रोमोसोम की संख्या को हाफ करना, हाफ करना। ये बहुत ही सिंपल लाइफ साइकिल मैंने बताई है। यहां पे कुछ लोगों की लाइफ साइकिल थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड रहती है, मतलब गैमेट के बाद जाइगोट में डायरेक्ट ऐसी जंप नहीं रहती, वहां पे कुछ इंटरनल स्टेजेस रहते, देखते वो कैसे रहते हैं। इसको मैं थोड़ा आसान बना देता हूं। मैंने उस साइकिल को थोड़ा छोटा बना दिया, मतलब ये स्टेज आपकी फर्टिलाइजेशन की है। फर्टिलाइजेशन, इसका काम होता है क्रोमोसोम की संख्या को ट्वाइस करना, ट्वाइस करना। मतलब ये गैमेट यन और दूसरा गैमेट ऑफ कोर्स दूसरी लाइफ साइकिल से, किसी और की लाइफ साइकिल इसके बाजू में चल रही है, मान लो फीमेल की, तो वहां से भी गैमेट आएगा जो कि यन होगा खुद, और ये इस गैमेट के साथ मिक्स होगा। तो ये दोनों यन यन मिला के बना देते हैं 2n। तो ये इस तरीके से, इसको और छोटा करेंगे हम ऐसे। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये मैक्सिमम इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल ऐसे है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ साइकिल थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है।
जिनमें यहां से यहां पर भी 2-3 और स्टेजेस रहती है। तो वहां क्या होता है देखो, उनका जो गैमेट रहता है वो गैमेट खुद माइटोसिस करके एक बहुत बड़ी बॉडी बनाता है, बहुत बड़ी। देखो गैमेट ये एक सिंगल सेल है, जैसे कि जाइगोट एक सिंगल सेल है, इसका माइटोसिस होके ये एडल्ट बन गया, जो कि बहुत बड़ा दिखने वाला एडल्ट है, जैसे कि हम खुद एडल्ट है। वैसे ही ये जो गैमेट है, ये गैमेट कुछ प्लांट्स में जमीन के ऊपर गिर के इसकी भी एक खुद की बॉडी बनती है। इस गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं, मतलब ये गैमेट की नहीं होती, थोड़ा अलग रहता है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं घुसाऊंगा। इसमें होता ये है, रुको जरा, उनके पास जाइगोट रहता है, एज इट इज जाइगोट, नो प्रॉब्लम। जाइगोट से एडल्ट बोलने की जगह पर जो चीज होती है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट ये खुद एडल्ट ही है, एडल्ट है। एडल्ट का मतलब कुछ नहीं, बड़ा, जो दिखता है बड़ा है, राइट, स्पोरोफाइट। इससे पैदा होते हैं स्पोर्स। गैमेट की जगह पर क्या होंगे, स्पोर्स। स्पोर बड़ा होगा, बनाएगा गैमेटोफाइट। इससे पैदा होंगे गैमेट्स, और ये गैमेट दूसरे गैमेट के साथ मिक्स होके, मतलब कोई और इंडिविजुअल इधर है, तो ये तो 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n ही रहता है, स्पोर्स n रहते हैं, गैमेटोफाइट n ही रहता है, गैमेट्स n रहते हैं। दूसरे की लाइफ साइकिल चल रही है इधर, उसके गैमेट भी n रहेंगे, तो ये दोनों ऐसे मिक्स हो जाएंगे तो जाइगोट बनेगा। इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जरा आराम से देखो, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट से स्पोरोफाइट बनना ये माइटोसिस है, क्योंकि देखो क्रोमोसोम की संख्या सेम रह रही है। माइटोसिस का काम है एक ही, क्रोमोसोम की संख्या सेम रखो। इधर क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो रही है, इसलिए ये मियोसिस हो जाएगा। यहाँ पे मियोसिस होके स्पोरोफाइट से स्पोर फॉर्म होते हैं, और स्पोर्स से गैमेटोफाइट जो बना है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई है, उतनी ही रह गई या बढ़ गई या हाफ हो गई, उतनी। तो इसको बोलेंगे माइटोसिस। ये देखो दो अलग अलग, ये भी माइटोसिस ही है, ये भी माइटोसिस ही है। तो माइटोसिस में या तो 2n का 2n रहेगा या फिर n का n रहेगा। कंडीशन इज उतना ही रहना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर इन द पेरेंट एंड द डॉटर शुड बी सेम। माइटोसिस को इसीलिए इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल क्योंकि वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला डॉटर पैदा करता है, जबकि मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है इस तरीके से। अब ये है बहुत बड़ी लाइफ साइकिल, लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग है, या फिर ज्यादातर बड़े बड़े दिखने वाले हमारे डेली लाइफ के प्लांट है, उनकी लाइफ साइकिल इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती। ये लाइफ साइकिल यूजुअली बहुत ही छोटे प्लांट्स की रहते हैं, जैसे अलगी है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, इनकी लाइफ साइकिल इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। यूजुअली हम जो डेली प्लांट और एनिमल देखते हैं, जैसे कि हम, मंकी, कैट्स, या फिर ये मैंगो, इनकी लाइफ साइकिल कैसे रहती है देखो, इनकी लाइफ साइकिल यहां से शॉर्टकट मारती है। ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स पैदा नहीं होते, डायरेक्टली स्पोरोफाइट गैमेट्स को पैदा करता है, और ये लाइफ साइकिल हो गई। मतलब ये इतनी स्टेजेस इनकी लाइफ में गायब होते, अगर होते भी है तो उतने ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं होते, बहुत ही शॉर्ट स्टेजेस में हो जाता है, इसलिए ये प्रोमिनेंट स्टेजेस इनको नहीं समझा जाता। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो स्पोरोफाइट की जगह पर हम उसको एडल्ट बोलते हैं, हम खुद को फाइट नहीं बोलते। फाइट यूजुअली प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पोरोफाइट से स्पोर पैदा होते हैं, स्पोर पैदा करने वाला स्पोरोफाइट, गैमेट पैदा करने वाला गैमेटोफाइट, इस हिसाब से वो नाम दिए गए हैं। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग में स्पोरोफाइट की जगह पर हम खुद को क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। तो एडल्ट क्या पैदा करेगा, गैमेट्स पैदा करेगा हमारे यहाँ डायरेक्टली। एडल्ट ये स्पोर्स पैदा नहीं करेगा, तो ये वाली स्टेजेस हमारे अंदर नहीं रहती। लेकिन मोटा मोटी ओवरऑल इतनी स्टेजेस रहती है, कोई भी अगर इंडिविजुअल लिया जाए तो। इसीलिए तुमको याद रखना है कि माइटोसिस कभी एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन आता है, और उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बोलते हैं पहचानने को, बोलेंगे माइटोसिस में सिर्फ 2n से 2n होता है, तो ये गलत है। नहीं, माइटोसिस में 2n से 2n होता है, या फिर n से n भी हो सकता है। क्या है,
इक्वल रहना चाहिए। तो ये ओवरऑल स्टेजेस और ह्यूमन बीइंग की स्टेज, यहाँ से यहाँ शॉर्टकट। ह्यूमन बीइंग, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी है जो मैंगो, टैमरिंड, इनकी लाइफ साइकिल 2n हो सकता है और n से n यन से यन भी हो सकता है। n से n मियोसिस भी हो सकता है। यन से यन मियोसिस नहीं, मियोसिस 2n से n होता है। मियोसिस का हमेशा काम रहेगा क्रोमोसोम की संख्या को रिड्यूस करना। अब यन से यन ये रिड्यूस तो नहीं हुआ ना, हाँ। तो ये माइटोसिस है। माइटोसिस का काम है जितने हैं उतने रखो, मियोसिस का काम है हाफ करो, फर्टिलाइजेशन का काम है ट्वाइस करो, फर्टिलाइजेशन का काम है ट्वाइस करने का, n का 2n बनाने का। तो ये तीन प्रोसेसेस बहुत काम किए। कौन सी तीन प्रोसेस? एक है तुम्हारी माइटोसिस का काम होता है जितने हैं उतने रखो, n का n रखो, या फिर 2n का 2n रखो, या फिर 3n का 3n रखो। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता, n और 2n की बात हमारे पास है, उससे ज्यादा हमको सिलेबस में नहीं है। मियोसिस का काम है 2n को n बनाना, रिड्यूस करना, इसीलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन का काम है n का 2n बनाना, ऐसा है, राइट। सो इसका काम है इक्वल रखना, इसका काम है हाफ करना, इसका काम है डबल करना, राइट। यस सर। अब देखेंगे हम देखेंगे कोई भी सेल किस तरीके से क्रोमोसोम की संख्या को डबल करती है, कहां कहां पे क्या होता है। अब कोई भी आप एक स्पीसीज ले लो, ऐसी स्पीसीज ले लो जिसके पास क्या है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 3 है। हेप्लॉइड सेट उसका क्या है, 3 है। तो डिप्लॉइड क्या रहेगा, 2n। डिप्लॉइड मतलब कौन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड रहता है। वो कैसे बना, एक मेल के n और फीमेल के n, दोनों का n मिला के 2n हो जाता है वो, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या ट्वाइस हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो मान लो ट्वाइस संख्या होने के बाद हम यहाँ पर 3 क्रोमोसोम वाली स्पीसीज को ऐसे दिखा सकते हैं। इसके अंदर हम 3 क्रोमोसोम दिखाएंगे। 3 क्रोमोसोम कैसा, एक क्रोमोसोम ऐसा, दूसरा क्रोमोसोम ऐसा, और तीसरा क्रोमोसोम कुछ ऐसा, 3 क्रोमोसोम है। लेकिन ये 3 क्रोमोसोम ये यन हो गए, समझ में आ रहा है, 3 क्रोमोसोम ये यन हो गए। इनके जोड़ीदार भी तो होते हैं ना, इनके जोड़ीदार रहेंगे जो कि फीमेल से आए हैं। ये तो मेल के हो गए 3, फीमेल से 3 आएंगे तो 2n बनेगा। तो इसका जोड़ीदार कुछ इस तरीके से ही होता है, मतलब थोड़ा अलग रहता है। इसका जोड़ीदार थोड़ा अलग रहता है, हाँ, और इसका जोड़ीदार थोड़ा। ये जो सेल है ये कहाँ से बनी है, इसका एक फादर रहता है, इसका एक मदर रहती है ना। एक मेल और फीमेल, ये दोनों का यन और यन मिला के, ये देखो ये फादर के यन है, ये मदर के यन है। तो इन दोनों के मिला के जो सेल है, जिस सेल का अभी डिवीजन होने वाला है, वो खुद कहां से बनी है, उसके फादर मदर से बनी है। इसलिए फादर का यन और इसका यन, मदर का यन मिला के इसके अंदर 2n है। सो दिस इज योर 2n सेल, राइट। इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम है उसमें हाफ उसके फादर के, हाफ उसके मदर के। अब इस सेल का सेल डिवीजन होने वाला है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे हम इसको, पेरेंट। इसको मदर सेल भी बोला जाता है या पेरेंट सेल बोलेंगे। अब ये खुद पेरेंट की तरह काम करेगी। इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम है 6। अभी इनकी कोई, अभी क्या होता है, अब ये तो एक तो ये सेल मियोसिस कर सकती है या माइटोसिस। अगर ये माइटोसिस करती है तो इस तरीके से हम इधर दिखाएंगे क्या होता है, और मियोसिस करती है तो क्या होता है इधर दिखाएंगे। एक तो ये मायोसिस कर सकती है या माइटोसिस। माइटोसिस कौन करता है, यूजुअली सोमैटिक सेल्स। मियोसिस कौन करता है, जर्म सेल। इंडिविजुअल है, मान लो ये ह्यूमन बीइंग है, तो जर्म सेल बस उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में थोड़े से रहते हैं। सो मैक्सिमम सेल का काम होता है माइटोसिस करना, मियोसिस बहुत ही कम सेल का होता है, राइट। जर्म सेल बोलते हैं उनको। अब माइटोसिस होने के बाद क्या क्या होता है देखेंगे। ये टोटल 6 क्रोमोसोम है, याद रखना है, टोटल 6 क्रोमोसोम है। चलो, अब ये 6 बहुत ज्यादा हो रहे, हमको बार बार दिखाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 क्रोमोसोम तक ही सीमित रखेंगे। मतलब इसके हेप्लॉइड को हम बनाएंगे n, मतलब हेप्लॉइड में कितने हैं, 2, और डिप्लॉइड में 4 है। थोड़ा कम करेंगे, ऐसी स्पीसीज है 2 और ये 4, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब देखो
ये पेरेंट है, पेरेंट अभी सेल साइकिल के अंदर जा रहा है। मैंने बोला ना सेल साइकिल में क्या है, एक एस फेज दूसरी एम फेज, एक एस फेज दूसरी एम फेज। एस मतलब सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एम मतलब डिवीजन, माइटोसिस हो सकता है या फिर मियोसिस हो सकता है, डिवीजन लेकिन एस एम, राइट। अभी ये पेरेंट है तो मतलब बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, जो मतलब यहाँ पे है वही रहेगा। सोमेटिक का मतलब है जिनका माइटोसिस होता है, और जर्म सेल मतलब जिनका मियोसिस होता है, बस इतना है। सोमैटिक सेल मियोसिस नहीं कर सकते। सोमेटिक सेल ये एक्चुअली जब इंडिविजुअल पैदा होता है तो उसके अंदर सभी के सभी सोमेटिक सेल ही रहती है, उनमें से कुछ सेल जर्म सेल में कन्वर्ट होती है बाद में। ये देखो इंडिविजुअल है, पूरी सोमेटिक सेल इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ सेल बाद में सोमेटिक से क्या बन जाती है, जर्म सेल। जर्म सेल यानी ऐसी सेल अब इनका क्या होगा, मियोसिस होगा। और ये प्लांट और एनिमल दोनों में रहती है, सोमेटिक सेल भी दोनों में रहती है और जर्म सेल भी दोनों में रहती है। बस मतलब क्या है, जिनका मियोसिस होता है वो जर्म सेल, जिनका माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल, इतना याद रखना है। अब ये देखो ये 4 क्रोमोसोम कैसे, चलो अगर इनकी जोड़ी लगा दूं मैं ऐसी, इनको भी आसान बनाते हैं बार बार ये क्रॉस बनाना। इसको ऐसा रखते हैं सिंपल। तो टोटल 4 क्रोमोसोम है पेरेंट के अंदर, इन दोनों को बोलते हैं एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक फादर से आता है एक मदर से आता है, हमने देखा है, अब इसकी डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा। टोटल 4 है। जब ये सिंथेसिस यस फेज के अंदर जाते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, हर एक खुद का एक सिस्टर बनाता है। हर कोई खुद की एक सिस्टर बनाता है, मतलब खुद के जैसी कॉपी। जैसे कि देखो क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम है, तो पहला क्रोमोसोम खुद की कॉपी बनाएगा ऐसी ऐसी, और ये यहाँ पे जुड़े होंगे, जो जुड़े हैं उनको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसलिए देखो अभी कैसी कॉपी कैसे बनती है, ये क्रोमोसोम है, इसकी कॉपी कैसे बनेगी, ये खुद ऐसा है, इसके ऊपर इसकी कॉपी बनेगी ऐसे, देखो ऐसे, और यहाँ पे जुड़े इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको दिखाने के लिए, आसान दिखाने के लिए ऐसा दिखाते हैं, ऐसा। मतलब ये पहला क्रोमोसोम है, ये कुछ तुमको ऐसा दिखेगा, ये खुद ये पहला और ये इसकी कॉपी 1 और इन दोनों को बोला जाता है एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये जो दूसरा क्रोमोसोम है, इसकी कॉपी भी इसके ऊपर बनती है, जेरोक्स कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल, ये 2 और 2। फिर ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा क्रोमोसोम है। चौथा थोड़ा अलग रहेगा तीसरे से, ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा 90% अलग, ये ऐसा याद रखना है। ये तीसरा ये 3, चौथा ये 4। अब यहां पे याद रखना है ये कि ये 3 और 3 100% आइडेंटिकल रहते हैं, लेकिन ये 3 और 4 ये दोनों 100% आइडेंटिकल नहीं रहते। 3 और 4 को होमोलोगस बोला जाता है, वो 90-80% तक सिमिलर रहते, और 3 और 3 को सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के बोला जाता है, ये 100% एक दूसरे के सिमिलर रहते ऐसा। अब यहां पे अगर तुम देखोगे ओरिजिनल पेरेंट में क्रोमोसोम है 4 और जेनेटिक मटेरियल है, अब उसका मास, जेनेटिक मटेरियल का मतलब रहता है कि उसका मास कितना है, तो उसका मास मान लो है 10 यूनिट, 10 ग्राम। अब ग्राम तो क्या रहेगा, यूनिट यू रखेंगे हम, 10 यूनिट है जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम संख्या होती है, जेनेटिक मटेरियल मास रहता है, मास के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। 4 क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल का मास, जेनेटिक मटेरियल मतलब इसका मास 10 यू। अब यहां पे देखोगे, यहां भी क्रोमोसोम 4 ही है और जेनेटिक मटेरियल 10 यू है, 10 यूनिट। अब यहां जरा ये देखो, जब सिंथेसिस फेज के बाहर सेल आती है पूरी सिंथेसिस करके, तो क्रोमोसोम उतने ही है 4। देखो इसकी ना बेटा, ये इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोला जाता है, इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे,
ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ ये एक क्रोमोसोम है और ये 2 है, मतलब यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे टोटल 8 क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्रोमोसोम खुद की जेरोक्स कॉपी जब बनाता है तो ऐसा नहीं बोलते कि 2 क्रोमोसोम पैदा हो गए, बोलते हैं सिस्टर प्रोड्यूस हो गई, लेकिन वो उस पूरे को एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि ये फुल क्रोमोसोम है ये हाफ है, ऐसा भी नहीं है। इसको भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको भी एक ही क्रोमोसोम, बस फर्क क्या है, इसमें सिर्फ एक सिस्टर है, इसमें 2 सिस्टर है बस, लेकिन क्रोमोसोम एक ही है। तो क्रोमोसोम यहां भी 4 है, क्रोमोसोम यहां भी 4 ही है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का मास यहां पे 10U है तो यहां पे 20U हो गया। मास तो बढ़ गया ना भाई, मास तो बढ़ गया। ये देखो इसका वजन, इसका जो वेट था वो पहले 2 ग्राम था, तो अब ये 4 ग्राम का बन गया, बस हर एक का मास डबल हो गया, लेकिन संख्या डबल नहीं हुई। याद रखना है, मास डबल हो गया। किसी रूम के अंदर 4 लोग हैं तो 10 साल बाद भी 4 ही लोग रहेंगे, लेकिन मास तो बढ़ेगा ना उनका खा पी के, तो इनका मास, हाँ वेट बढ़ गया। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वेट रहता है, क्रोमोसोम मतलब संख्या रहती है, राइट? यहां तक क्लियर है। और फिर क्या होता है, इसका यम फेज में जाता है। ये यम फेज मतलब डिवीजन वाला, इधर माइटोसिस है। हम देख रहे हो कि माइटोसिस, देखो ये माइटोसिस वाली हम साइकिल देखी, ये सोमैटिक सेल में होती है, ये जर्म सेल में होती है, ये सोमैटिक सेल्स, ये जर्म सेल। अब होता यह है कि जब इसका माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनती है एग्जैक्टली इसकी तरह, 2 सेल एग्जैक्टली पेरेंट की तरह बनती है, तो ये खुद भी और इस साइकिल में जाती है, जा सकते हैं, क्योंकि ये और ए एग्जैक्ट सेम रहती है। तो मतलब मैं अभी 2 की जगह पर एक ही बता रहा हूं, तो इसका जब डिवीजन होता है तो एग्जैक्टली ऐसी ही 2 सेल बनती है, इसलिए फिर से ये इसी साइकिल में जाती है। मतलब डॉटर सेल, माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल पैदा होगी उसके क्रोमोसोम 4 रहेंगे और जेनेटिक मटेरियल 10 रहेगा, लेकिन ऐसी 2 सेल पैदा होंगी। तो ये जो 20 है ना, ये 20 में से 10 इधर चला गया और 10 इधर चला गया, बाइफर्केशन होता है। अब देखेंगे हम मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में जरा आराम से देखो, इधर वाली ये वाली साइकिल, साइकिल वही है, पेरेंट सेल यस फेज में जाती है, उसके बाद यम फेज में जाती है, बस यहाँ पे यम फेज क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस, राइट? देखेंगे क्या होता है। चलो, ये तो पेरेंट है इसलिए बिल्कुल इसकी तरह ही है, ये तो पेरेंट ही है ना वही, तो क्या। अब यहाँ पे और एक बार मैं जेनेटिक मटेरियल के बाद बताता हूँ। जैसे कि टोटल जेनेटिक मटेरियल हम क्या बोल रहे हैं कि 10U है ना, शुरू में 10 है, और ऐसे 4 लोग हैं, मान लो फिर हर एक का कितना होगा, 2.5 ग्राम, या फिर 2.5U होगा, 2.5U होगा। तो चलो आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये 10 नहीं लेते हैं, हम क्या करेंगे, आसान करने के लिए इसको हम लेंगे 8U या फिर 20U लेंगे। तो हर एक का वेट कितना हो गया, एक एक का 5 5 ऐसा होता नहीं, हर एक क्रोमोसोम अलग अलग रहते। तो यहां भी हम 20 लिखेंगे, तो यहां पे डबल हो गया यानी 40, राइट? ये 40। अब ये तो समझ में आ गया कि एक सिस्टर तुम्हारी 5U की है, 5 ग्राम की है, मान लो U को हम ग्राम बोलते हैं, अभी इतना बड़ा क्रोमोसोम होता नहीं ग्राम में, लेकिन मानते हैं चलो एक क्रोमोसोम 5 ग्राम का है। तो यहां पर टोटल 5 5 5 ऐसे 20 ग्राम है, लेकिन अभी इनका सिंथेसिस होने के बाद ये तो 8 लोग हो गए, और हर एक से इसका 5 ग्राम, इसका 5 ग्राम, इसका 5 ग्राम, इसका 5, है ना? हाँ। तो टोटल मास कितना हो गया, 5 8 जा 40, ऐसे 8 लोग हैं, तो मास कितना हो गया, 40। अब जब इनका माइटोसिस होता है तो 2 सेल पैदा होते हैं, मैंने बोला 2 सेल में क्या होता क्या है, ये एक इधर जाता है और ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, एक सिस्टर इधर जाती है, दूसरी सिस्टर इसमें जाती है, यही होता है ना माइटोसिस में। तो हर एक में सिस्टर कितनी आ गई, 4 आ गई। एक का मास कितना है, 5 है, तो 4 का कितना हो गया फिर से 20। इसलिए मैंने क्या बोला, ये जो सेल पैदा हो गई है ये बिल्कुल पेरेंट की तरह ही दिखती है, क्रोमोसोम 4
और जेनेटिक मटेरियल 20। क्या समझ में आया अभी? हाँ अभी आया। राइट। किस तरीके से हुआ ये? Yes. अब इधर देखते हैं मियोसिस में क्या होता है। पेरेंट ही है बिल्कुल, ये देखो ये थोड़ा अलग रहता है इसलिए हम ऐसा निकालेंगे। देखो अभी क्रोमोसोम की संख्या 4, जेनेटिक मटेरियल 20, ये है पेरेंट, इसी को मैंने इधर लिखा है। राइट। अब क्या होता है? यस फेज मतलब सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होने के बाद बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा, सेम इसी की तरह होगा, कुछ अलग नहीं, सेम सिंथेसिस है। तो हर एक ये चारों के चारों अपनी कॉपी बनाएंगे, चारों के चारों अपनी क्या बनाएंगे? कॉपी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हम इसी को कॉपी करके इधर लिखते हैं। यही होता है, इसमें कोई अलग नहीं। फर्क आता है अब इसके बाद, मियोसिस होने के बाद फर्क आता है। अभी तब तक के लिए हम क्रोमोसोम बोलो कितने हैं यहाँ पर? क्रोमोसोम टोटल 8। क्रोमोसोम 4 ही है ना बेटे? हाँ सॉरी क्रोमोसोम ये एक सिस्टर 8 हो गई, या फिर क्रोमेटिड फाइबर्स बोलते हैं उनको, वो 8 हो गए। जेनेटिक मटेरियल कितना हो गया? टोटल 40। समझ में आ रहा है ना? जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया। हाँ यहां से डबल, क्रोमोसोम उतने ही है। राइट, जेनेटिक मटेरियल डबल है। अब मियोसिस होने के बाद टोटल 4 सेल पैदा होती है। और इसमें होता क्या है? अब होता क्या है देखो, पहले तो यहां पे ऐसे 2 सेल पैदा होते हैं मियोसिस 1 होने के बाद, और मियोसिस 2 होने के बाद 2 की 4 हो जाती है, ऐसा ही होता है ना? तो मियोसिस 1 में क्या होता है बेटे? इन होमोलोगस में, ये देखो ये और ये, इन दोनों को होमोलोगस पेयर बोलते हैं। राइट। इन होमोलोगस में से एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। पूरा या सिर्फ पूरा ये पूरा जाएगा मियोसिस 1 के बाद। ये देखो ये मियोसिस 1 के बाद ये पैदा हो गई, मियोसिस 2 के बाद इसकी 2 हो गई, इसकी 2 हो गई। समझ में आ रहा है अब? यस। अब देखो ये पूरा का पूरा इधर और ये पूरा का पूरा इधर, वैसे ही ये भी। अब ये दोनों होमोलोगस है ना एक दूसरे के। हाँ। ये पूरा का पूरा इधर और ये पूरा का पूरा इधर। डिवाइड हो जाए। अब यहां पे मियोसिस 1 के बाद जो सेल बनी उसमें क्रोमोसोम कितने हैं? एक, हर एक में, एक में मतलब एक की बात की जाए तो क्रोमोसोम कितने बताओ? 4 कि 2? 2। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यही बारीकियां वो तुमको पूछेंगे। मियोसिस 1 के बाद जो सेल फॉर्म होगी उसमें क्रोमोसोम 2 आएंगे, लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या कभी 2 नहीं हुई। हर एक स्टेज में देखो क्रोमोसोम 4 ही है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। राइट। लेकिन मियोसिस 1 होने के बाद क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है। और जेनेटिक मटेरियल वो 20। यस, जेनेटिक मटेरियल भी हाफ, क्रोमोसोम भी हाफ। जेनेटिक मटेरियल भी हाफ, क्रोमोसोम भी हाफ। अब मैं यहां पे थोड़ा सेल बना ही देता हूं तुम अच्छे से समझने। तो यहां पर अगर हम बनाएंगे यहां पर, तो किस तरीके से बनाएंगे? देखो मैंने क्या बोला कि ये पूरा क्रोमोसोम इसमें एक आता है और इसका जोड़ीदार इधर चला जाता है। इसका क्या होता है? और जोड़ीदार कैसे, मैंने गलत कर दिया। देखो कैसा, ये वाला इधर आया तो ये वाला इधर जाएगा, उसके बाद ये वाला, हर जोड़ी में से होमोलोगस पेयर की हर जोड़ी में से एक जोड़ी इधर मतलब एक जन इधर आता है, और इस होमोलोगस में से जो दूसरा है वो दूसरी सेल में चला जाता है। यस, पूरा वो क्रोमोसोम। हाँ, पूरा का पूरा क्रोमोसोम, उसका बाइफर्केशन नहीं होता। मियोसिस 1 में बाइफर्केशन नहीं होता। ये जो स्टेज है वो मियोसिस 1 है। कैसे जाता है देखो, ये पूरा देखेंगे ना हम पूरा, ये देखो राइट, पूरा का पूरा आ गया। और दूसरा कौन आ गया? ये वाला, ये भी पूरा का पूरा आता है ऐसा। यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं हुआ, डिवाइड हो गए, मतलब हाँ, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ। माइटोसिस में क्या होता है? बाइफर्केशन होता है। माइटोसिस में क्या होता है? एक मतलब जो सिस्टर है ऐसे,
ये जो सिस्टर है ऐसे, इनको यहाँ से तोड़ा जाता है बीच से। हाँ, कार्बन कॉपी अलग, ओरिजिनल अलग। इसमें बाइफर्केशन मियोसिस 2 में होता है। ये जो मियोसिस 2 अभी स्टेज आएगी, यहाँ पे अब बाइफर्केशन होगा। मियोसिस 1 में सिर्फ क्या होगा है, सेग्रीगेशन हो गया, सेपरेट हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये होमोलोगस जोड़ी, मतलब ये थोड़ी जो 90% अलग थी, यस। तो ये 2 सेल फॉर्म होती है मियोसिस 1 के बाद। इसमें से अगर एक सेल की बात की जाए तो उसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, 2 और जेनेटिक मटेरियल कितना है, 20। 20 है। याद रहे, या हाफ होता है या डबल होता है ये तुमको देखना पड़ेगा अभी। पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल, ये देखो, ये यहाँ पे थी पेरेंट सेल, ये है तुम्हारी पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के कंपैरिजन में क्या हुआ ये भी पूछेंगे तुमको। हाँ, पेरेंट सेल के कंपैरिजन में अभी मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम हाफ हो गए, जेनेटिक मटेरियल भी हाफ हो गए। दोनों हाफ हो गए। हाँ, दोनों देखो ना हाफ हो गए। अब मियोसिस 2 जब होता है तो इससे 2 सेल पैदा होती है और इससे 2 सेल पैदा, तो टोटल 4 सेल होगी। कितनी सेल होगी टोटल, 4 सेल। राइट, 4 सेल होगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, अब बाइफर्केशन होता है, मतलब इसमें से एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, इसमें से एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। समझ में आया कुछ, यहां पे बाइफर्केशन हो रहा है। तो किस तरीके से होगा अब ये और ये दूसरा इधर आया, राइट। फिर इधर ये और ये, ऐसा तिरछा निकालने की जरूरत नहीं है, वो तिरछे इसलिए हम निकालते हैं क्योंकि ऐसा ऐसा इनको पकड़ना पड़ता है ना इधर ऐसा, इसलिए। हाँ, डिकंडे, इसको ऐसा भी देखा है तो कुछ नहीं। अब तुम देखो, इसकी जो डॉटर सेल है, इसके फाइनल डॉटर सेल में क्रोमोसोम कितने आ गए, फाइनल में 2। हाँ। तो यहां पे भी क्या होता है, यहां पे भी ये इधर चला जाएगा, ये इधर, याद आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि ये दोनों इधर, नो, याद रखना है कौन किधर जा रहा है। 2 एक ही सेल में नहीं जा सकते, दोनों सिस्टर मियोसिस 2 के बाद एक ही सेल में नहीं जाते। जैसा माइटोसिस में होता है वैसा मियोसिस 2 में होता है। दिस मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। माइटोसिस ही है सेकंड। हाँ, दोनों के दोनों सिस्टर एक सेल में नहीं जाएंगे। अभी मियोसिस 1 में दोनों सिस्टर एक सेल में गई, लेकिन होमोलोग्स सेपरेट हो गए। मियोसिस 1 में क्या सेपरेट हो गए, होमोलोग्स, होमोलोग्स का सेपरेशन हो गया। मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, सिस्टर का सेपरेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, समझ। मतलब मियोसिस 1 में ये पूरा जो होता है ये और ये वो सेपरेट हो रहे हैं। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। और मियोसिस 2 में ये दोनों में से जो है वो मतलब दोनों ही सेपरेट हो रहे हैं। सिस्टर सेपरेट हो रही है, सिस्टर आइडेंटिकल जो जेरोक्स कॉपीज है, जो एक दूसरे से चिपके हुई थी सेंट्रोमेयर में, साइनेप्सिस नहीं सेंट्रोमेयर, ये जहां पे चिपकी होती है ना, इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ये सेंट्रोमेयर बोलते हैं इसको। तो यहां से टूटेगी अभी, यहां से ऐसा इनको तोड़ा जाएगा, बाइफरकेट किया जाएगा, चलो निकलो बाहर। हाँ, लेकिन यहां पे तोड़ने की जरूरत नहीं थी, ये टूटे हुए अलग अलग है, बस करीब करीब रहते हैं ये इधर और ये इधर। हाँ, यहाँ पे सिनेप्स बन के रिकॉम्बिनेशन थोड़ा होता है, याद रखना है। ये तो ये जो बारीकियां है वो तो डिटेल में जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं वहां पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन देखो, इधर थोड़ा ये रिकॉम्बिनेशन हुआ होता है, राइट। भी ऐसा थोड़ा सा ये क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि हम सेल डिवीजन में मियोसिस में पढ़ते हैं डिटेल में, राइट। अब मैं बस क्रोमोसोम के लेवल पर क्या होता है ये बता रहा हूं। क्रोमोसोम एन कहां होता है, 2n कहां होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही है, तुमको पूछते हैं। एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, द सेल आफ्टर मियोसिस 1 हैज सेम क्रोमोसोम्स, सेम जेनेटिक मटेरियल, हाफ क्रोमोसोम्स, ट्वाइस जेनेटिक मटेरियल, ऐसा पूछेंगे तो तुमको याद रहना चाहिए। अभी देखो, अब देखो यहां पे
जो चारों के चारों, अब यहां पे क्या होगा, ये जो एक सेल है उसमें भी क्या होगा, ये एक सिस्टर इधर, एक सिस्टर इधर, एक सिस्टर ये वाली, मैंने क्या बोला, सिस्टर में से एक इधर, एक सिस्टर इधर, लेकिन यहां पे क्या बोला, एक होमोलोग इधर, दूसरा होमोलोग इधर, समझ, पूरा होमोलोग है। होमोलोग। यहां पे अभी क्रोमोसोम के दो हिस्से बनेंगे, टूटेंगे, टुकड़े गिरेंगे और एक एक सेल में जाएंगे। मियोसिस 1 में टुकड़े नहीं गिरे, ठीक है, पूरा होमोलोग। पूरा का पूरा क्रोमोसोम का जो जो पूरा दो सिस्टर है, दोनों के दोनों एक साथ एक ही सेल में चली गई, राइट। ये दिख भी रहा है ना, डायग्राम से दिख भी रहा होगा ना, हाँ, कि हो क्या रहा है, लेकिन ये ऐसा और ये ऐसा। अब यहां देखो, मियोसिस 2 के बाद जो सेल फॉर्म होती है उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, बोलो। दो ही है, क्रोमोसोम 2 है हर एक के अंदर, राइट। उतने रहे, और जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया एक में, वो तो सबका मिला के मत बताओ मेरे को, 10, 10, तो कितना हो गया, हाफ हो गया। हाफ हो गया। हाँ, Genetic 20 material- था, अब हाफ हो गया। इस 20 का हाफ हो गया, पेरेंट का हाफ हो गया, पेरेंट का। पेरेंट से बात। लेकिन याद रहे, ये पहले 20 था पेरेंट में, उसका 40 हो गया सिंथेसिस के बाद, है ना, 20, हाँ हाँ हाँ, ये 40, फिर मियोसिस 1 के बाद हाफ हो गया और मियोसिस 2 के बाद और हाफ हो गया। 20 से 40 हुआ, पहले बढ़ा और फिर कम हो गया। समझ में आ रहा है क्या कुछ? यस सर। सिंथेसिस में तो बढ़ेगा ही, सिंथेसिस में 20 से 40 हो गया और मियोसिस के दो स्टेजेस में हाफ और एक हाफ। हाफ। मतलब एक बार बढ़ा सिंथेसिस में, फिर मियोसिस 1 में फिर इतना हो गया और फिर घट गया। ये मियोसिस 1, एक ही बार बढ़ा, ये दो दो बार घट गया। यस यस, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट क्या है, एक बार घट गया। ओवरऑल इफेक्ट क्या है, एक बार घट गया, इसलिए तो ये 20 का हाफ है इधर, राइट। तो यहां पे जो डॉटर फॉर्म हो गई है, ये डॉटर सेल चारों के चारों देखो आइडेंटिकल है, लेकिन ये पेरेंट की तरह नहीं है। माइटोसिस में जो डॉटर फॉर्म हो गई है बिल्कुल पेरेंट की तरह रहती है, बिल्कुल। देखो तुम, यहाँ पे मैंने जैसे कि दिखाया था, यहाँ पे भी अगर ऐसे वैसे एरो निकालेंगे, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इनमें से एक इधर, मैंने दिखाया था ना वो, यस पहले हाँ। दिखा। तो जरूरत नहीं अभी। तो ये जो डॉटर फॉर्म होगी बिल्कुल ऐसे होंगे, ये भी वैसे। तो ये जो डॉटर है ये बिल्कुल पेरेंट की तरह आइडेंटिकल है, यस, लेकिन यहां पे जो डॉटर है ये पेरेंट की तरह आइडेंटिकल है क्या? हाफ है। हाफ है, इसलिए इसको 2n बोलते हैं और यहाँ पे जो पैदा हो गई इनको n बोला जाता है, हाँ यस, 2n का n। और इसलिए ये डॉटर इस साइकिल में नहीं जाती, इस तरीके के साइकिल में, इनकी साइकिल अलग रहेगी, मतलब ये दूसरी साइकिल में इधर चली जाएंगी। ये अगर यहाँ पर गया तो ये और हाफ हो जाएगा। हाँ, तो हाँ ऐसा बिल्कुल सही बात, इस वाली साइकिल में नहीं जा सकते, राइट। तो राइट, यस सर। ये है आपकी डॉटर आफ्टर मियोसिस, और ये है तुम्हारे पेरेंट बिफोर मियोसिस। पेरेंट का पहले सिंथेसिस होता है और बाद में डिवीजन। अब इसको अगर देखेंगे पूरा जूम आउट करके, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा रिजल्ट ऐसा है, और ये है ये, राइट। यस, इस तरीके से ये साइकिल्स होती है। इसकी साइकिल कैसी कंप्लीट है, लेकिन इसकी ऐसी पूरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये डॉटर इस साइकिल में जाती नहीं। वापस नहीं जा सकते। वो भी एक अलग साइकिल में जा सकते हैं, माइटोसिस वाले साइकिल में जा सकते हैं, लेकिन मियोसिस की साइकिल में नहीं जाती, क्योंकि मियोसिस में हाफ हाफ होते रहता है। हाँ, मैंने बोला ना, ये जो फॉर्म होते हैं इनको गैमेट्स भी बोला जाता है, गैमेट्स। ये यन हो गए ना, ये यन, तो इनको गैमेट्स बोला जाता है। गैमेट्स भी माइटोसिस कर सकते हैं, मतलब यन के बाद यन, यन के बाद यन, यन के बाद यन ही फॉर्म होगा उनका, लेकिन मियोसिस नहीं कर सकते। यस। फिर तो n/2 होगा, फिर n/4 होगा, और छोटा 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 छोटा। हाँ, और मियोसिस में डॉटर पेरेंट की तरह नहीं होती, माइटोसिस में डॉटर पेरेंट की तरह ही होती है। ये देखा ना, गैमेट का भी डिवीजन होता है ना,
ये देखो हमने लाइफ साइकिल देखी थी। गैमेट का भी डिवीजन हो सकता है, गैमेट का नहीं, स्पोर्स का, सॉरी, स्पोर्स भी तो यन ही है ना, हाँ मियोसिस होके, तो स्पोर का माइटोसिस होके ही तो गैमेटोफाइट बना है ना। ये यन 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 ऐसे बन सकते बहुत बड़े, बहुत ज्यादा यन। स्पोर्स देखो यहाँ पर मियोसिस हुआ, जो मियोसिस में सेल पैदा हो गई वो यन है, हेप्लॉइड है, लेकिन इसका और हेप्लॉइड नहीं होता, n/2 नहीं होता। मतलब एक बार मियोसिस हो जाए तो दूसरी बार मियोसिस नहीं हो हो ही नहीं सकता, सकता। लेकिन मियोसिस होने के बाद माइटोसिस हो सकता है। हो सकता है यन के जैसे ही। और यन, ये तो गैमेटोफाइट वैसे तो फॉर्म हो गया। हाँ ये स्पोर है, एक छोटी सी एक सेल रहती है स्पोर, मतलब ये जमीन पे जाके ऐसे गिरती है और इसका बहुत बड़ा ऐसा पेड़ बनता है। वो माइटोसिस करते हैं। हाँ ये माइटोसिस, ये इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। यस, जिसके अंदर के हर एक सेल कैसी रहती है, यन रहती है। सभी यन। हाँ यन इवन रहती दो मियोसिस करके आए फिर वो। है। हाँ नहीं नहीं, मियोसिस करके आए इसलिए तो यन है ये जो स्पोर बना, देखो कैसा होता है बेटा। स्पोरोफाइट मतलब ऐसे मान लो कि ये एक बड़ा पेड़ है, जैसे कि मैंगो का ट्री है। स्पोरोफाइट मतलब एक बड़ा पेड़ है, ये स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट है, मान लो, मान लो। ये ऐसा स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट का मतलब है स्पोर पैदा करने वाला प्लांट। फाइट मतलब प्लांट, स्पोर मतलब स्पोर, स्पोर को पैदा करने वाला प्लांट। तो इससे स्पोर पैदा होगा। क्या पैदा होगा? स्पोर। ये स्पोरोफाइट खुद 2n है ना। इधर देखो जरा, है क्या 2n? स्पोरोफाइट के हर एक सेल क्या है? 2n है। हाँ लेकिन उसके अंदर जो जर्म सेल रहते हैं उनका मियोसिस होता है और वो स्पोर पैदा करती है, जो कि क्या होता है? यन। तो ये स्पोरोफाइट तो 2n है, ये स्पोरोफाइट। लेकिन इसके ऊपर जो ये स्पोर पैदा हुआ, ये स्पोर यन है। नहीं, गैमेट नहीं है वो स्पोर ही है बोलते उसको गैमेट नहीं बोलेंगे। मियोसिस होने के बाद एक तो गैमेट पैदा होगा या फिर स्पोर पैदा होंगे, दोनों में से। देखो ना इधर, ये भी मियोसिस ही तो है। किसी सेल का मियोसिस होने के बाद एक तो गैमेट पैदा हो सकते हैं या फिर स्पोर पैदा हो सकते हैं। गैमेट उसे बोलते हैं जो दूसरे गैमेट के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करता है। अब ये स्पोरोफाइट क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं करने वाला। ये किसके साथ मिल रहा है क्या? नहीं। एक्चुअली ये स्पोर्स जो है वो गैमेट की तरह ही है, दोनों यन ही है। गैमेट भी यन है, स्पोर भी यन है, लेकिन फर्क क्या है? स्पोर किसी के साथ मिलता नहीं, अकेला रहता है, वो अकेले की बॉडी बनाता है। लेकिन गैमेट को बॉडी बनाने के लिए किसी और के साथ मिलना पड़ता है। मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हाँ बस बिल्कुल सही। स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये बहुत ही बारीकी है, छोटी छोटी बारीकी है, राइट। जबकि स्पोर भी मियोसिस का ही रिजल्ट है, गैमेट भी मियोसिस का ही रिजल्ट है। मियोसिस से ही दोनों बनते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? स्पोर परफॉर्म्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट परफॉर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर स्पोर पैदा हो गया। ये स्पोर जमीन पे आके गिरा, पानी में गिरा, जमीन में गिरा, और ये बीज की तरह काम करता है, सीड की तरह, बीज। और ये सीड की तरह ऐसा क्या होता है? स्प्राउट होता है वो। सो इसकी स्प्राउटिंग होती है, ग्रोथ होती है, और इसके जो भी सेल बनती है ये बहुत बड़ा ऐसा बनेगा, ऐसा ये भी एक पेड़ बनेगा, है ना, ऐसा छोटा सा पेड़। इसमें से हर एक सेल कैसी रहेगी? यन, क्योंकि ये किसी के साथ मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये जो बना ये है अभी गैमेटोफाइट। अब ये गैमेट पैदा करेगा, इसके ऊपर जो पैदा होंगे वो क्या रहेंगे? गैमेट। कोई तो दूसरा उसके नहीं, अभी गैमेट पैदा हुए, अब इस गैमेट के साथ कोई तो दूसरा आके मिलेगा। ये तो इसकी गैमेट हो गए, दूसरी कोई तो बॉडी होगी, उसका गैमेटोफाइट भी ऐसा होगा ना इधर। वो भी। तो अब ये जो गैमेट है, सॉरी, ये जो गैमेटोफाइट है दूसरा, गैमेटोफाइट, इसके ऊपर भी एक गैमेट पैदा होगा, गैमेट। अब गैमेट का प्रॉब्लम क्या रहता है? ये जाके जमीन पे नहीं गिरते, मतलब जमीन पे गिरते हैं लेकिन गिरने के बाद इनसे कुछ पैदा नहीं होता।
इनको किसी और को पैदा करने के लिए दोनों को मिलना ही पड़ता है ऐसे। जबकि स्पोर को किसी के साथ मिलने की जरूरत थी क्या? नहीं। खुद जमीन पे गिरा और इसने गैमेटोफाइट को जन्म दिया। लेकिन जब गैमेट जमीन पर गिरेंगे तो किसी को जन्म नहीं देंगे। मान लो ये गैमेट जमीन पे गिर भी गया, मान लो ये गैमेट जमीन पे गिर भी गया, तो ये खुद पेड़ को पैदा नहीं करेगा। इसके ऊपर ये दूसरा आकर जब गिरेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और इनका टूयन बनेगा, तो ये बनेगा जाइगोट, और ये जाइगोट अब बड़ा पेड़ बनाएगा। ये जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, ये स्पोरोफाइट। नहीं, ये तो तुम हाँ माइटोसिस करके, अब जाइगोट बनने के बाद फिर तो माइटोसिस होके ये बड़ा पेड़ बनता है, जिसके हर एक सेल 2n रहती है। जैसे गैमेटोफाइट की हर एक सेल n है, जाइगोट के बाद जो स्पोरोफाइट बना उसकी सेल क्या है? 2n है। जाइगोट कैसे बना? दो गैमेट एक दूसरे के साथ मिले तभी बना। दो गैमेट मिले तो n का क्या बन गया? 2n। अब ये जाइगोट 2n है तो उसका जो पेड़ बनता है वो भी 2n है। स्पोर n है, उसका पेड़ n ही है। स्पोर और गैमेट में फर्क आया समझ में? स्पोर और गैमेट दोनों हेप्लॉइड है, n। दोनों से एक एडल्ट पैदा होता है, लेकिन स्पोर को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो, इसलिए वो n से n ही पैदा करता है। और गैमेट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो दूसरे गैमेट के साथ मिलने के बाद ही पेड़ को पैदा करता है, इसलिए गैमेट से जो पेड़ पैदा होता है वो 2n रहता है। स्पोर से जो पेड़ पैदा होता है वो क्या रहता है? n रहता है। और ये साइकिल तो मैंने यहाँ पे दिखाई है। और कोई प्रॉब्लम? क्या होगा किस 2n के बाद? अभी इधर जो और एक स्पोरोफाइट पैदा हो गया, राइट है ना? ये कैसे देखो, इधर मैंने दिखाया ना, ये यहाँ पे स्टेजेस दिखाई। ये स्पोरोफाइट पहला, इसका स्पोर, फिर ये गैमेटोफाइट, फिर ये गैमेट, और फिर एक स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट और क्या करेगा? और स्पोर पैदा करेगा। मतलब ये पूरी, ये स्पोर मतलब फिर से इधर आ गए ना तुम, हाँ, तो ये पूरी साइकिल। अच्छा। ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे एक लेफ्ट टू राइट दिखाई, लेकिन ये एक्चुअली साइकिल है ना, साइकिल की तरह होगा। ये जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोर, फिर गैमेटोफाइट, फिर गैमेट, फिर ये दूसरे के, और ये गैमेट और दूसरा गैमेट एक होके जाइगोट, फिर ये साइकिल। ये तो ऐसे ही चलती रहेगी, रिपीटेड। और ये जो n to n है, ये हम बात कर रहे हैं सेल की ही बात कर रहे हैं। ये जूम आउट करके जो मैंने दिखाया, ये बहुत काम की चीज है। यहां सेल डिवीजन में तुमको इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। और सोचो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, सोच के बताओ। नहीं, अभी क्लियर। अब तुमको इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। तुमको बोलेंगे व्हेन वी कंपेयर द पेरेंट सेल and cell after S phase, then the genetic material in the S phase will be, S phase में, S phase के बाद जो सेल पैदा होते हैं, मैं बोलूंगा S सेल बोलूंगा उसको। S phase के बाद जो सेल पैदा हो गए उसको हम क्या बोलेंगे? S सेल, S सेल, S सेल, सिंथेसाइज्ड सेल, S सेल। और ये पेरेंट सेल को हम P सेल बोलेंगे। और जो माइटोसिस और मियोसिस के बाद आती है वो डॉटर सेल्स बोलेंगे, ठीक है? डॉटर सेल D1 बोलेंगे माइटोसिस के बाद वाली को, और D2 बोलेंगे हम मियोसिस के बाद वाली को। नहीं, माइटोसिस के बाद वाली को D बोलेंगे, और यहाँ पे दो डॉटर होती है ना, एक पहली स्टेज के बाद, इसको D1 बोलेंगे और इसको हम D2 बोलेंगे। तो तुमको कुछ भी पूछेंगे, कंपेयर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंट एंड S सेल, तो क्या बोलोगे? जेनेटिक मटेरियल इन S सेल इज, जेनेटिक मटेरियल इज 40। नो 40 नहीं है वैसे, ये तो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, डबल, ट्रिपल, हाफ, ऐसा डबल हो जाएंगे। डबल। जेनेटिक मटेरियल इन S सेल इज डबल दैट ऑफ द पेरेंट सेल। उसके बाद पूछेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल आफ्टर फर्स्ट मियोसिस एज कंपेयर टू जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंट सेल। डबल, पेरेंट सेल से डबल मियोसिस मतलब D1, फर्स्ट मियोसिस मतलब क्या है? D1 सेल। D1 सेल और पेरेंट सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल है, सेम है, हाफ है? डबल होगा। डबल है। देखो जरा जेनेटिक मटेरियल डबल है क्या? इधर तो लिखा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा।
क्या सेम रहेगा। सेम ना, मैंने पूछा किसका है वो देखो ना, तुम किसको भी मत कंपेयर करो। मैं पूछ रहा हूं पी सेल और D1 सेल, मतलब पेरेंट सेल और द डॉटर सेल आफ्टर फर्स्ट मियोसिस, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल आफ्टर फर्स्ट मियोसिस, सेम रहेंगे, जेनेटिक मटेरियल सेम, क्रोमोसोम क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। हाँ, ऐसे ही और क्वेश्चन, द क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल एज कंपेयर टू क्रोमोसोम्स इन सेल आफ्टर मियोसिस 2। ऐसा इंग्लिश में पूछा, इसका मतलब क्रोमोसोम इन पी सेल वर्सेस क्रोमोसोम इन D2 सेल, ऐसा ही पूछा ना? यस, हाफ हो जाएंगे, क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाएंगे। नहीं, तुमको क्वेश्चन मैंने ऐसा पूछा, क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल्स आर डैश डैश टाइम्स द क्रोमोसोम्स इन सेल आफ्टर मियोसिस 2। 2 टाइम्स। 2 टाइम्स उल्टा है। मैंने मतलब ऐसा नहीं पूछा कि इसके कंपैरिजन में ये क्या है, मैंने ऐसा पूछा कि इसके कंपैरिजन में ये क्या है। तुमको तो कुछ भी ऐसा उल्टा तिल्टा कुछ भी पूछ सकते हैं ना। हाँ, अब और जेनेटिक मटेरियल ऑफ सोमैटिक सेल आफ्टर S phase is dash dash times genetic material of daughter cell after meiosis। D1। मियोसिस में बोला मैंने, मियोसिस 1 मियोसिस 2 कुछ बोला क्या? नहीं। जब मैं मियोसिस बोलता हूं तो पूरा का पूरा मियोसिस खत्म होना चाहिए। मैं लिखूं क्या यहां पर, जेनेटिक सोमैटिक सेल, सोमैटिक S phase is dash dash times material of after कुछ ऐसे। Genetic material of somatic cell after S phase is dash dash times GM of cell after meiosis। Same cell, same species। ये 4 टाइम्स। 40 राइट, गुड, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल आफ्टर S phase is 40 एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल आफ्टर मियोसिस मतलब कंप्लीट मियोसिस is 10। कंपैरिजन मध्ये इसके कंपैरिजन में इसका, ये तो तुमको इंग्लिश समझनी चाहिए। इसके कंपैरिजन में वो है कि उसके कंपैरिजन में ये है, तो तुमको 4 टाइम्स बोलना है कि 1/4 बोलना है, ये तो तुमको समझना चाहिए। तुमको समझना चाहिए ना, राइट? माय फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ मी या हाफ द एज ऑफ मी, बोलो। माय फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ माइन, ट्वाइस। हाँ, ऐसा समझना चाहिए ना। हाफ लिखूं या ट्वाइस लिखूं, ये तो इंग्लिश की बात है ना। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, किसका पूछा है, क्या पूछा है, तुमको 1/4 बोलना है कि 4 बोलना है। एक तो समझ में आ रहा है, एक का 40 है और एक का 10 है, तो 4 टाइम्स है या फिर 1/4 है। अब 4 टाइम है कि 1/4 है, ये तो इंग्लिश से समझेगा तुमको, समझ में आ रहा है। फिर मैंने पूछा क्या है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सोमैटिक सेल, तो सोमैटिक सेल का ज्यादा ही होगा ना, आफ्टर S फेज वाली यही सेल है, तो इसका ज्यादा है, तो 4 टाइम्स है ना। ये ऐसा। और तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल आफ्टर सिंथेसिस फेज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल आफ्टर मियोसिस 1। डबल याद रखना है, पहले जो बोला है उसको राउंड करो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल आफ्टर सिंथेसिस फेज मतलब ये, या सॉरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोला है ये, या फिर ये दोनों भी सेम है। सिंथेसिस के बाद मियोसिस हो माइटोसिस हो सेम रहता है। एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर M1 मियोसिस 1, यानी ये है, तो डबल है। इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो ऐसे तुमको क्वेश्चन जेनेटिक मटेरियल और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर पूछे जाएंगे। इसमें पूरा क्लियर है ये डायग्राम क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, राइट। क्वेश्चंस को देखो ना, ये ऐसा भी पूछेंगे, अमाउंट ऑफ DNA। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ DNA।
ऐसा भी पूछा जाता है तुमको। अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल आफ्टर मियोसिस इज डैश डैश टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट सेल। पेरेंट सेल हाफ। राइट, बिल्कुल सही। अब समझ में आ रहा है तुमको, अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो गया, राइट। और 4 टाइम्स कब आता है? ये सिंथेसिस वाली जो सेल रहती है ना, उसके कंपैरिजन में मियोसिस वाले का 4 टाइम्स कम होता है हाँ जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम 2 टाइम्स कम होता है। यस। लेकिन माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं एज कंपेयर टू यस सेल। माइटोसिस में तो क्रोमोसोम की संख्या कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही, बस जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है। समझ में आ रहा है पूरा? ओके, अब ये साइकिल हो गई, इसको अपलोड करेंगे।